हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर्स और उसके स्केलेटन्स को पता लगाते हैं, यानी कि हमको कोई हिंट मिलता है और उस हिंट का हम यूज़ करते हैं और यूज़ करते हुए हम पता लगाते हैं कि वो क्या कंपाउंड होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। बेटा इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि जब कोई भी नई डिस्कवरी होती है, नया कोई रिएजेंट या कंपाउंड मिलता है, तो उसकी स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और इसीलिए हम ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस उसमें करेंगे और उससे हम ये पता लगाएंगे कि वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कंपाउंड क्या होना चाहिए। सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मेरे को किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में उसका मास पता लग गया, मीन्स मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकता हूँ, तो मेरे को सबसे पहली इन्फॉर्मेशन उसके मास से पता लगेगी कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद हम उसके स्केलेटन की बात करेंगे और स्केलेटन के बाद उसमें देखेंगे कि क्या उसमें पाई बॉन्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन से कार्बन पर है। इन सब चीज़ों को इस टॉपिक में डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटरमाइन एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये फर्स्ट पार्ट होगा टॉपिक का। सेकेंड पार्ट में हम इसके डेरिवेटिव्स को डिफाइन करेंगे, डेरिवेटिव की स्ट्रक्चर्स को पता लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप्स को पता लगाएंगे। तो इस फर्स्ट वाले टॉपिक के अंदर हम रिएक्शन या एक्शन क्या लेने वाले हैं। रिएक्शन या एक्शन में नंबर 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता लगाएंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें क्या बता सकता है? उसका पर्पस है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, दोनों का सम बता सकता है। पाई बॉन्ड प्लस रिंग का सम बता सकता है। इंडिपेंडेंटली ये नहीं बता सकता कि पाई बॉन्ड कितने होंगे और रिंग्स कितनी होगी, बट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आगे जाकर हम फ्लक्स पढ़ेंगे, उसके लिए उसमें यूज़ करेंगे इसके लिए पढ़ रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन बना करके रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए अपने से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या है? द लाइन ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, तो लाइन ऑफ फोर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? इज एन इमेजनरी लाइन। ये इमेजनरी लाइन है, वास्तव में तो एग्जिस्ट करती नहीं है। हम लाइनें बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना रखी है, तो किसे कहेंगे अपन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की? उसके किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हम अलग अलग चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाएंगे, जैसे पॉइंट चार्ज, होलो स्फीयर, इनके लिए। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाना अपने कोर्स का हिस्सा नहीं है, वैसे बनी बनाई जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उन्हें चेक करना रहेगा। हालांकि कुछ लाइन ऑफ फोर्स बना करके हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मीनिंग क्या है कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना रखी है मान लो, और उस किसी पॉइंट पर अगर अपन टेंजेंट खींचें तो ये टेंजेंट उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अभी, लेकिन पहले डायरेक्शन के लिए क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर हमने बना रखी है तो उस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब समझो यहाँ पर अब बैग कंटेंस 4 बॉल्स। अब यहाँ पर एक्चुअल में हमको ये सिचुएशन नहीं दी कि 1 बैग है, 2 बैग है, 3 बैग है। अब तक की क्वेश्चन में सब में अपन को पोजीशन क्लियर थी, क्लियर, 1 बैग था, 2 बैग था, इस तरह सारा स्थिति हमको पता थी। बट इसमें इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पर खुद से केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ लग रहा है कि दोनों बॉल ब्लैक आई है। इसका ये तो कन्फर्मली है कि 2 ब्लैक बॉल तो थी सही वहाँ पर। इसका यहाँ पर 3 केस बन रहे हैं, क्लियर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस तरह 3 केस बन रहे हैं। पहला केस बन रहा है कि 2 ब्लैक बॉल थी, हो सकता है 3 ब्लैक बॉल हो सकता है चारों बॉल ब्लैक हो। तो ये अपन को यहाँ पर पता लगा। जब 2 ब्लैक है तो 2 बॉल अदर कलर की हुई यहाँ पर, क्लियर, तो यहाँ पर लिख दिया 2 अदर, इसी तरह यहाँ पर 1 अदर और यहाँ पर 0 अदर, क्लियर। तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये सिचुएशन हमारे पास बनी है इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया। और ये अपने पास ये बन गया।
तो ये खुद से आपको सोचना पड़ा कि ये 3 सिचुएशंस यहाँ पर पॉसिबल है। अब क्वेश्चन सिंपल सा हो गया, 2 ब्लैक है 2 अदर है, 3 ब्लैक है 1 अदर है और चारों ब्लैक है। तो हमने 2 बॉल सेलेक्ट की थी और दोनों क्या आई है हमारे पास कि दोनों ब्लैक आई है। देन व्हाट इज़ द चांस कि नो ब्लैक बॉल इज़ लेफ्ट इन द बैग नाउ। क्लियर, कोई भी ब्लैक बॉल नहीं रहे, इसका मतलब दिस इज़ द केस जब कोई भी ब्लैक बॉल नहीं रहेगा। क्यों? जब दोनों ब्लैक बॉल निकाल ली तो बाकी जो दोनों बचा है वो अदर है। तो सिंपल सा बेस का क्वेश्चन हो गया ये। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं नाउ। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो, इसका क्या चांस है 1/3। क्यों? ऐसा कुछ नहीं दिया है तो तीनों का अपन इक्वली चांसेस मान रहे हैं। अब इसमें से अपन ने 2 ब्लैक बॉल निकाली थी तो नीचे तो आ गया आपका 4C2 कि 4 में से कोई 2 बॉल सेलेक्ट किया, दोनों ब्लैक बॉल आई है सो इट इज़ 2C2। हो सकता है ये वाली सिचुएशन हो दैट इज़ 1/3। अब इसमें से 2 बॉल निकालिए दैट इज़ 4C2 और दोनों बॉल ब्लैक आए तो 2 ब्लैक बॉल आए तो वो इनमें से 2 चाहिए अपन को। यहाँ पर आ जाएगा आपका 3C2 प्लस थर्ड केस हो जाएगा ये वाला केस हो। अब यहाँ पर हमने निकाला है 4C2 एंड इट इज़ ऑल्सो 4C2। सो डिनोमीटर में ये 3 केस हो जाएंगे। नाउ नो ब्लैक बॉल इज़ लेफ्ट इन द बैग नाउ, इसलिए ये वाला केस हो तो ये अपने पास ऊपर आ जाएगा 1/3 दैट इज़ 2C2 over 4C2। दिस इज़ द आंसर